Let's start this discussion, guys. सैंपल पेपर्स आप सबके पास हैं. ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपको सैंपल पेपर्स मिल गए होंगे. अगर आप उस सैंपल पेपर को देखें तो मैंने बहुत मेहनत करके ये पेपर्स बनाए, बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैटर्न के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट तैयार करने की कोशिश की है. और देखने में ये सवालात बड़े आसान हैं अगर आप वर्ड लिस्ट याद करके जाएं तो, ठीक है. वरना तो जाहिर है इन सवालात के ऊपर काफी वक्त जाया होगा आपका अगर आपकी तैयारी अच्छी से नहीं हुई हो. तो जरा हम क्विकली इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन जरा थोड़ी मजीद जूम इन कर लेता हूं मैं आप लोगों के लिए. अच्छा, पहले दो सवालात जो हैं वो स्पेलिंग्स के ऊपर हैं. मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड. तो एक लफ्ज को चार तरीके से लिखने की कोशिश की गई है और हम इसको जरा एग्जामिन करते हैं. हर चीफ गौर से देखना जरूरी है. आपको लगेगा कि शायद ए और डी एक जैसे सवाल है, लेकिन ए और डी एक जैसे सवाल नहीं है. यहाँ पे CHEIF लिखा हुआ है, यहाँ पे CHIEF लिखा हुआ है. तो द स्पेलिंग है CHIEF. इट इज नॉट D, नॉट C, नॉट B. द आंसर हैज टू बी A. EMBARRASS. The answer has to be B for question number 2. Question number 1 A है, question number 2 B है. D आंसर नहीं है बेटा. डबल R आता है, ASS आता है. डबल R आता है और डबल S आता है. The answer has to be B for question number 2. Number 3 appalling का मतलब क्या है? ये आपकी वर्ड लिस्ट का लफ्ज है. ये आपकी वर्ड लिस्ट का लफ्ज है. अपॉलिंग का मतलब क्या होता है? शॉकिंग, हैरत ज़्यादा. कोई चीज जो आपको परेशान कर दे, हैरान कर दे, उसको अपॉलिंग कहते हैं. एग्जैजरेशन का क्या मतलब होता है गाइस? एग्जैजरेशन का मतलब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, किसी चीज को एम्पलीफाई करना. तो यहां पे जाहिर सी बात है एम्पलीफिकेशन हैज टू बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. तो क्या बात हुई? क्वेश्चन नंबर 1 का A था, क्वेश्चन नंबर 2 का B था, क्वेश्चन नंबर 3 का C था और क्वेश्चन नंबर 4 का फिर B था. ठीक है. तो ये आंसर्स हो गए आपके 1, 2, 3 एंड 4 के. अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम ऑफ मेहम. तो याद रखना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों पेपर में आते हैं. इट्स नॉट जस्ट सिनोनिम आए, एंटोनिम भी आता है. और खासतौर पे आप में से जो ECAT के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात ध्यान से सुने, क्योंकि एंटोनिम के आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके पेपर में. एंटोनिम्स अक्सर NED की यूनिवर्सिटी के पेपर में आते हैं. अच्छा भाई, मेहम एंटोनिम क्या होगा? मेहम का अच्छा, बच्चे मुझसे आमतौर पे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ये एंटोनिम की तैयारी कैसे करनी है. तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, जब आप सिनोनिम याद करेंगे तो एंटोनिम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. मुझे अगर मेहम का मतलब ही नहीं पता तो फिर मैं उसका एंटोनिम कैसे निकालूंगा? मुझे मेहम का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए. कैसे पता चलेगा? वर्ड लिस्ट याद करके. तो मेहम का मतलब होता है आजाब, केओस, डिस्ट्रक्शन. ये सारे मेहम के मतलब हैं. मुझे एंटोनिम बताना है, लिहाजा मेरा आंसर होगा पीस. ठीक है. तो द आंसर हैज टू बी पीस फॉर क्वेश्चन नंबर 5. मतलब 5 का आंसर C होगा. 6 अगर आप देखें, एंटोनिम ऑफ लाइक्लीहुड. लाइक्लीहुड मतलब कोई चीज जिसके होने के इम्कान बहुत ज्यादा हो. हाँ, कोई चीज जिसके होने के इम्कान बहुत ज्यादा हो. लाइकली है, पॉसिबल है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबिलिटी, जिसके होने के इम्कान बहुत कम है. ठीक हो गई बात. अच्छा, अब आप आ जाए जरा आगे. आर्टिकल्स के 2 सवाल आते हैं, थोड़े ट्रिकी हैं. जरा देखते हैं नंबर 7 और 8 क्या आंसर होना चाहिए नंबर 7 का. नंबर 7 का डेफिनेटली आंसर होगा B, एन आइकॉन, क्योंकि आइकॉन इज स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट I एंड यू नो AEIOU का जहां साउंड होता है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फोनेटिक्स. फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड. तो AEIOU का जहां साउंड होता है वहां हम सिंगुलर के केस में एन इस्तेमाल करते हैं. सिंगुलर शर्त है, हाँ सिंगुलर शर्त है. एन प्लॉरल के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता. मिसाल अगर मैं आपसे कहूं एक आइसक्रीम है तो एन आइसक्रीम कहा जा सकता है. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 4 आइसक्रीम्स तो एन 4 आइसक्रीम्स इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. और एन ये दोनों सिंगुलर्स के केस में इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा मामला ये है, अगर आप गौर करें तो मैंने यहां ऑप्शन B इसलिए कहा है बेटा, बिकॉज ये है तो आवर ग्लास, लेकिन इसमें साउंड जो है वो O का आ रहा है. H से स्टार्ट जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें साउंड जो है वो O का आ रहा है. हम हावर ग्लास नहीं कहते, हम आवर ग्लास कहते हैं. तो इट हैज टू बी व्हाट? इट हैज टू बी एन. तो दोनों ब्लैंक्स के अंदर हम एन ही इस्तेमाल करेंगे. एन आइकॉन लाइक दिस इज कॉल्ड एन आवर ग्लास. क्लियर होगी बात?
इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट? ऑप्शन सी तो अहमद आप चूज ही नहीं कर सकते ना। ऑप्शन सी के अंदर अगर आप देखें तो यहां तो अ लिखा हुआ है, अ आवर ग्लास इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप कहें ही इज अ ऑनेस्ट मैन। अ ऑनेस्ट कह सकते हो? नहीं कह सकते ना अ ऑनेस्ट। जब साउंड ओ का आ रहा है तो फिर अल्फाबेट, अच्छा कई ऐसे वर्ड्स हैं, बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ए ई आई ओ यू के साथ स्टार्ट होते हैं, लेकिन ए ई आई ओ यू के साथ स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें हम नहीं इस्तेमाल करते एन, क्योंकि उनमें साउंड नहीं आ रहा होता ए ई आई ओ यू का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं आई बी ए, तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी? क्या इस्तेमाल किया जाएगा? अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी? अ यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा, अ यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा, क्योंकि साउंड जो है वो वाई का है। समझ में आई है मेरी बात? आई बॉट अ यूनिफॉर्म फॉर 5,000 रुपीज या एन यूनिफॉर्म फॉर 5,000 रुपीज। अब यूनिफॉर्म है, यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड वाई का दे रहा है, तो लिहाजा हम उस केस में भी क्या इस्तेमाल करेंगे? अ ही इस्तेमाल। आई बॉट अ यूनिफॉर्म, एन यूनिफॉर्म नहीं बोला जाएगा। तो ये बात जरा जहन में रखिएगा। अगला सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी, मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया है। बी सी इन दिस केस, and the reason why the answer will be C in this case is because we are talking about a specific X-ray department. समझिएगा मेरी बात, follow the arrows। गौर कर रहे हैं आप इस बात पे कि यहां पे लिखा हुआ है follow the arrows, मतलब कुछ स्पेसिफिक एरोज है। तो एक अस्पताल का एक पर्टिकुलर एक्सरे डिपार्टमेंट है जिस तक पहुंचने के लिए कुछ एरोज जमीन पे या दीवारों पे स्टिकर्स लगाए गए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एक्सरे डिपार्टमेंट है, वहां तक पहुंचने के लिए जो एरोज का इशारा दिया हुआ है उनको फॉलो करो। सवाल है एक्सरे के अंदर है तो ये एक्स, लेकिन साउंड कैसा आ रहा है? इसका साउंड क्या है? एक्स का साउंड है। तो यहां आम हालात के अंदर हम एन ही लगाते हैं। आई गॉट एन एक्सरे डन येस्टरडे, आई गॉट एन एक्सरे डन टुडे इन द मॉर्निंग। एन एक्सरे इस्तेमाल करूं, लेकिन यहां मैं द इसलिए आंसर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक एक्सरे डिपार्टमेंट। तो जहां स्पेसिफिसिटी आती है वहां पे ये एब्सोल्यूट आर्टिकल इस्तेमाल होता है। ये हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट आर्टिकल कहा जाता है इसको, और डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है, लोग कहते हैं इसको। अच्छा जी, आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास 3 सवाल हैं एरर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। मुझे जरा बताइएगा, यहाँ पे नो एरर का भी ऑप्शन है, ठीक है? अगर आपको लगे कि जुमले में कोई गलती नहीं है तो आप नो एरर भी चूज कर सकते हैं वैसे। और ये बात याद रखिएगा बेटा कि पिछले सालों में ये एक्सपेक्ट किया जाता था